हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9वीं कक्षा हिंदी का एक सैम्पल पेपर। ये पूरक परीक्षा एनुअल एग्जाम 2024 टू 25 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले है खंड अ। इसमें वस्तु परक या बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, उसे पढ़ना है, फिर उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर आपको सबसे जो उपयुक्त विकल्प है वो चुनकर देने हैं। तो असफलता समझदार को भी तोड़ देती है। असफल इंसान इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, सही दिशा आदि सब खो बैठता है, लेकिन जो इन्हें कसकर पकड़े रहता है वह हार को जीत में बदलने का सामर्थ्य रखता है। एक ग्रीक लेखक के अनुसार जो हम अंदर से हासिल करते हैं वह बाहर की असलियत को बदल देता है। अंधेरे उजाले की तरह हार जीत का दौर भी चलता रहता है, पर ना अंधेरा चिरकालीन होता है और ना उजाला। चिरकालीन मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला। घड़ी का बराबर आगे बढ़ना हमें यह आशा भर देता है कि समय कितना भी उल्टा क्यों न हो, रुका नहीं रह सकता। किसी विद्वान का कथन है कि आदमी की सफलता उसके ऊंचाई तक चढ़ने में नहीं, अपितु इसमें है कि नीचे तक गिरने के बाद वह फिर से कितना उछल पाता है। असफलता से हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते खोजते हैं, हमें कुछ करने की कामना जागती है। असफलता को नकारात्मक मानना भूल है, क्योंकि उसी में सफलता का मूल छिपा है। उसी से बाधाओं से जूझने की शक्ति मिलती है। दुर्भाग्य और हार छद्म वेश में, छद्म मतलब छिपे हुए, वेश में वरदान ही होते हैं। असफलता प्रकृति की वह योजना है जिससे आदमी के दिल का कूड़ा करकट जल जाता है, वह शुद्ध हो जाता है, तब वह उसे उड़ने के लिए नए पंख देती है। ओके, प्रश्न देखते हैं। किसी विद्वान के अनुसार आदमी की सफलता किसमें निहित है? कि वह नीचे गिरने के बाद कब उठता है, नीचे गिरने के बाद फिर से कितना उछल पाता है, कितना नीचे गिर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी लेखक के अनुसार सफलता ऊंचाई तक चढ़ने में नहीं, बल्कि इसमें है कि नीचे तक गिरने के बाद वह फिर से कितना उछल पाता है। दूसरा विकल्प सही है। असफलता को नकारात्मक मानना भूल है, क्योंकि वह सफलता को भी तोड़ देती है, वह जीत को हार में बदलती है, उसी में सफलता का मूल छिपा है, या कोई नहीं। तो असफलता को नकारात्मक मानना भूल है, क्योंकि उसी में सफलता का मूल छिपा है, इसमें ग विकल्प सही है। अब कथन ए और कारण आर, असर्शन और रीजन आपको गिवन है, पढ़ना है, फिर सही विकल्प चुनना है। व्यक्ति अपनी हार को जीत में बदलने का सामर्थ्य रखता है, सही बात है। व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ शक्ति के साथ सही दिशा को चुनता है, ये भी बिल्कुल सही है। और जो व्यक्ति इन तीनों के साथ सही दिशा को चुनता है, जो इन्हें कसकर पकड़े रहता है, वही हार को जीत में बदल सकता है। तो यानी कि ए कथन भी सही है, और कारण जो दिया है वो उसका सही कारण भी है। ए गलत, आर सही, ए सही आर गलत, दोनों गलत। ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या भी है, इसमें ग विकल्प सही होगा। आगे है, असफलता के सकारात्मक पक्ष होते हैं, उपयुक्त कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्कों पर विचार कीजिए। तो इससे व्यक्ति को बाधाओं से जूझने की शक्ति मिलती है, ठीक है। इससे आदमी के दिल का कूड़ा करकट जल जाता है, ये भी गद्यांश में दिया है। असफलता व्यक्ति को उड़ने के लिए नए पंख देती है, ये तीनों ही लिखे हैं। दिल का कूड़ा करकट भी निकल जाता है, उड़ने के लिए नए पंख भी देती है, और इसमें बाधाओं से जूझने की शक्ति भी मिलती है। तो यानी कि इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है। असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? समय सदा एक सा नहीं रहता, हम लक्ष्य तक पहुंचने के नए रास्ते खोजते हैं। असफलता के बाद हमारे मन में कुछ करने की कामना जागती है। असफलता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो असफलता से हमें प्रेरणा मिलती है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम फिर नए रास्ते खोजते हैं असफल होने के बाद, और हमें कुछ करने की कामना भी जागती है। तो यानी कि ख और ग दोनों सही है, इसमें सही होगा घ विकल्प। ओके, अब एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, फिर वही है, पद्यांश है, पोयम है, और फिर उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो जिस राम के गुण आप गाते हैं, जिस अर्जुन पर आप मुग्ध हैं, बताओ तो दोस्तों उनके जो जो चित्र आपकी आस्था और विश्वास के हैं, वे राजमहलों के हैं या वनवास के हैं? मित्रों, जब स्वयं रामचंद्र राजमहल की रेशमी जूतियां उतारकर नंगे पांव वन में पधारे थे,
तभी से वे महिमावान हो गए। राजकुमार तो थे ही, अब वे भगवान हो गए। जटाधारी राम हो या वन वन भटकते पांडव, सबके गौरवशाली चित्र वन के हैं। ताड़का का वध हो या जटायु का संस्कार, केवट का मिलन हो या शबरी का प्यार, भरत से मिलन का हेतु हो या लंका का सेतु हो, सब वन के ही श्रृंगार है। राम के 14 वर्ष हो या पांडवों के 13 वर्ष, दोनों ने महिमा की पूंजी वन में ही उगाई थी। सोने की लंका वनवासी राम ने ही ढाई थी। जुए की खाई में गिरे पांडवों ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने की शक्ति वनवास से ही पाई थी। चलिए प्रश्न देखते हैं। काव्यांश में रेशमी जूतियां और नंगे पांव किन स्थितियों के परिचायक है? राजा और रंक मतलब गरीब। अमीरी आशा है तो दोनों ही पॉजिटिव है। सुख और खुशी के, ये भी सुख और दुख होता तो सही हो जाता। संतोष सुविधा, ये भी दोनों पॉजिटिव है। तो रेशमी जूतियां और नंगे पांव मतलब एक राजा और एक रंक गरीबी के परिचायक है। कथन है बड़ी कठिनाई का सामना करके ही मनुष्य महान बनता है। यही इसमें आपको दिखाया गया है कि जब तक वो राजा थे तब तक वो सिर्फ एक राजकुमार थे, लेकिन जब वो वन में गए तब से श्री राम महान हो गए, भगवान हो गए। तो यानी कि कठिनाइयों का सामना करके ही मनुष्य महान बनता है। और वन में प्रवास के दौरान ही रामचंद्र ने अनेक महान कर्म किए। पांडवों ने भी कौरवों से जीतने की ताकत वन प्रवास के दौरान ही पाई। ये भी सही है और ये बिल्कुल सही कारण भी है इस कथन का। तो यानी कि इसमें भी ग सही होगा, कथन ए सही है और कारण आर कथन की सही व्याख्या है। आगे, पांडवों ने वनवास से कौन सी शक्ति पाई थी? कथन पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये कथन है, सिर्फ विकल्प नीचे है। चक्रव्यूह तोड़ने की, जुए में विजय प्राप्त करने की, दुर्योधन की जंघा तोड़ने की, अपने चरित्र को और गौरवशाली बनाने की। तो इसमें 3 और 4 सही है, यानी कि ग विकल्प सही होगा। किस घटना ने रामचंद्र को भगवान बना दिया? लंका पर सेतु निर्माण, सोने की लंका का ढाना, राजपाट त्याग कर वन गमन ने उन्हें भगवान बना दिया, वन में भटकने के कारण नहीं। ग विकल्प सही है। रामचंद्र के द्वारा वनवास में के समय में कौन सा कार्य नहीं किया गया था? शबरी की प्रतीक्षा का अंत, ये हुआ था। ताड़का वध, केवट मिलन, मुनि वशिष्ठ के आश्रम में अध्ययन, ये नहीं हुआ था। घ विकल्प सही है। उसके बाद है, अब ये आपके व्याकरण के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 उपसर्ग प्रत्यय संबंधित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें 5 प्रश्न है, आपको किन्हीं 4 का उत्तर देना है। आसमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द है, माफ करिएगा अपमान। अप इसमें उपसर्ग है और मान इसमें मूल शब्द है। अप और मान, का विकल्प सही है। आगे है, अध्यक्ष में उपसर्ग है। अध्यक्ष मिलकर बना है अधि और अक्ष से। अक्ष इसमें मूल शब्द है और उपसर्ग लगा है अधि, अधि उपसर्ग है। आनी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। जेठानी, जेठ प्लस आनी, तो ये तो बना है। बेईमानी, बेईमान प्लस ई, इसमें आनी जरूर है लास्ट में, लेकिन बेम और आनी नहीं है, बेईमान शब्द है, इसमें ई प्रत्यय है। देवरानी, देवर प्लस आनी, देवरानी हो गया। मेहतरानी, तो मेहतर प्लस आनी से मेहतरानी बना है। इसमें बेईमानी शब्द आनी से नहीं बना है, इसमें सिर्फ ई प्रत्यय है। एरा प्रत्यय से निर्मित उचित शब्द कौन सा है जिसमें एरा है? लुटेरा, लुटेरा ही है। नमनीय में तो है ही नहीं एरा, ईमानदारी में भी एरा नहीं, किसी में एरा है ही नहीं, और का विकल्प सही है। मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द है। मिठास यानी कि मीठा, इसमें मेल शब्द है। मीठा सा नहीं, मीठा और आस, मिठास। ग विकल्प सही है। अब समास पर आधारित कुछ प्रश्न है। तिराहा शब्द का विग्रह कर समास का नाम बताइए। तिराहा यानी कि जहां 3 राहें मिलती है, 3 के लिए रहा। और जब भी वैसे पहला शब्द जब संख्यावाचक होता है, तिराहा, चतुर्भुज, षटकोण, पहले ही जब संख्या आ जाए, जैसे इसमें 3 आ गया, 3 राहें जहां पर मिलती हो, संख्या आने के बाद वो उसमें होता है द्विगु समास। जैसे द्वि में भी 2 एक संख्या है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। तो तत्पुरुष इसमें वैसे भी नहीं है और ये इसका विग्रह भी गलत है। 3 और रहा, द्वंद्व भी नहीं है। द्वंद्व होता है जब और लगे बीच में, राजा रानी, राजा और रानी, भाई बहन, राधा कृष्ण, ये सब में द्वंद्व समास होता है। 3 राहों का समाहार और इसमें द्विगु समास है। ग विकल्प सही है। माता पिता का विग्रह कर समास का भेद बताइए। माता और पिता, और इसमें होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्व और द्व, जैसे द्व और द्व आप लिख सकते हैं, ऐसे ही द्वंद्व समास वो होते हैं जिसमें और लग जाए बीच में।
अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव में पहला जो शब्द होता है, अगर आप उसका विग्रह करें, वो एक अव्यय होता है। अव्यय वो होते हैं जिनमें कोई भी आप उनको किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, किसी भी काल में प्रयोग करें, उनमें चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं यह कहूँ तो यह जब बहुवचन में कहेंगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये अव्यय नहीं है। एक शब्द आप देखें तथा, तथा हमेशा तथा ही रहता है, तथे, या कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा, मात्रा नहीं बदलती, ये एक अव्यय शब्द है। तो सबसे पहले प्रतिदिन, प्रति एक अव्यय शब्द है, प्रतिदिन मतलब हर दिन, इसमें अव्ययी भाव समास है, पहला ही विकल्प सही है। राजपुत्र अगर हम देखें, राजा का पुत्र, बीच में का लग गया, यानी कि एक कारक लग गया। जब भी बीच में कोई कारक लगता है तो उसमें तत्पुरुष समास होता है, इसमें तत्पुरुष है। उसके बाद है दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, आप इसमें तत्पुरुष भी लिख सकते हैं। कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि दही और बड़ा दोनों ही जो शब्द है इसके वो प्रधान है इसमें। माता पिता, माता और पिता और लग गया तो द्वंद्व हो गया। तो इसमें अव्ययी भाव है प्रतिदिन में। समास पहचानिए, नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव। तो जब इस तरह से होता है कि दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया ही अर्थ जिनसे निकलता है, उसमें होता है बहुव्रीहि समास। बहुत सारे शब्द मिलकर, नीला बहुव्रीहि होना चाहिए इसमें। चलिए दूसरी तरह से अगर हम देखें, इसमें बहुव्रीहि और कर्मधारय वैसे दोनों होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि कर्मधारय है तो आप बहुव्रीहि लगाएंगे। द्विगु इसमें नहीं हो सकता क्योंकि पहला शब्द संख्यावाचक नहीं है। तत्पुरुष नहीं हो सकता, बीच में नीला का कंठ या इस तरह से नहीं होगा। कर्मधारय इसलिए है क्योंकि नील और कंठ दोनों ही पद प्रधान है, आप देखेंगे। और जब भी कभी पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य हो तब भी उसमें कर्मधारय समास होता है। नीला कंठ, वो कंठ की विशेषता है, कंठ कैसा है, नीला। नील कमल में भी कर्मधारय समास होता है, पहला शब्द अव्ययी भाव भी नहीं है, नीला, नीले ये सभी शब्द होते हैं, तो इसमें कर्मधारय समास भी हो सकता है। ग विकल्प सही है। नीलकंठ में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ही समास होते हैं। आगे है रसोई घर, रसोई का घर, बीच में एक कारक इसमें लगेगा तो तत्पुरुष समास है। आगे द्विगु नहीं हो सकता, द्विगु तब होता है जब पहला जो शब्द है वो संख्यावाचक हो, इसमें संख्या नहीं है। कर्मधारय नहीं हो सकता, दोनों शब्द प्रधान नहीं है, और कोई विशेषण विशेष्य का भी इनमें संबंध नहीं है, तो का विकल्प सही है। आगे है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के लिए उचित विकल्प चुनकर लिखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद आपको बताने हैं। वह लखनऊ से लौट आया है, इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या होगा? क्या वह लखनऊ से लौट आया है, यही होगा, वह लखनऊ से लौट आएगा, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। वह अभी लखनऊ से नहीं लौटा, ये नकारात्मक हो गया, इसमें पहला विकल्प सही है। क्या वह लखनऊ से लौट आया है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। लता तुम गाना सुनाओ, अर्थ के आधार पर कैसा है, ये एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं आप या आज्ञा दे रहे हैं। विधानवाचक नहीं है, इच्छा भी नहीं है, ये आज्ञावाचक वाक्य है, संकेत भी नहीं है। ग विकल्प सही है। मनोरमा और कविता बैठकर पढ़ती है, संदेहवाचक वाक्य में बदलिए जिसमें थोड़ा संदेह हो आपको। मनोरमा शायद कविता बैठकर पढ़ती है, वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मनोरमा और कविता दोनों लड़कियां हैं, शायद भले ही आ गया, संदेह आ गया, लेकिन ये सेंस बदल गया पूरे वाक्य का। मनोरमा कविता बैठकर शायद पढ़ती है, मनोरमा कविता शायद बैठकर पढ़ती है, शायद मनोरमा और कविता बैठकर पढ़ती है। इसमें मनोरमा कविता बैठकर शायद पढ़ती है, मनोरमा कविता शायद बैठकर पढ़ती हैं, मनोरमा कविता शायद मनोरमा और कविता बैठकर पढ़, घ विकल्प सही होगा इसमें। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 को सुमेलित कीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आपको विस्मयादि बोधक वाक्य वो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, कोई एकदम आपको हैरानी हो, दुख हो, इस तरह से। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न है, इच्छावाचक जिसमें कोई इच्छा हो। क्या कल वह कानपुर गया था, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आह कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयादि बोधक है। ईश्वर करे आपका सब कार्य हो जाए, ये आपकी इच्छा है, तो इसमें पहले के साथ मैचिंग होगी सेकंड की, दूसरे के साथ एक और तीसरे के साथ तीसरे की। ख विकल्प सही है। माला आज नहीं नाचेगी, नकारात्मक वाक्य है, इसको विधान वाचक वाक्य में परिवर्तित करना है, तो माला आज नहीं हटा दीजिए, नाचेगी, बस घ विकल्प सही होगा। क्या माला आज नाचेगी, ये प्रश्नवाचक हो गया। माला आज नाचो, ये इच्छावाचक हो गया, माफ करिएगा आज्ञावाचक, ऑर्डर है एक तरह से। माला आज शायद नाचेगी, ये संदेहवाचक हो गया एक तरह से। ओके, ख विकल्प सही है। निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, मतलब एक ही वर्ण
कई बार आया हो, पहला वर्ण जनरली, जैसे एक बहुत एग्जाम्पल आपने सुना होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो चा इसमें कई बार आया है, वर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक मतलब धतुरा और कनक मतलब सोना, तो सोना धतुरे से 100 गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन दोनों का जो इफेक्ट है एक तरह से वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर कनक कनक एक ही शब्द है, लेकिन दोनों बार इनका अर्थ अलग है। एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतुरा। तो जब ऐसा होता है दो शब्द आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग हो, एक ही शब्द मतलब दो बार आए लेकिन अलग अर्थ हो, वहां पर होता है यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इसमें भी वही है, घटा मतलब बादल और घमंड घटा मतलब कम हुआ। दो शब्द सॉरी एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अलग अर्थ है, तो यहां पर भी होगा हाँ घा विकल्प सही है, यमक अलंकार। आगे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान उसके जैसा मन डोला। तो जब किसी से कंपैरिजन हम करते हैं, तुलना की जाती है, जैसे मन की तुलना यहाँ पर पीपल के पत्ते से की गई है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये तो आप देख ही रहे हैं, त 5 बार आया है, तो त वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ओके, अब आपकी पाठ्य पुस्तक से पठित गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न और नीचे बहुविकल्पीय ऑप्शंस आपको दी जाएंगे। अपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया और गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पीसना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता हो तो और काम ले लो, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, जो तुमने खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। दांतों पीसना आना, इसका अर्थ क्या है, मतलब बहुत परेशान होना। घ विकल्प सही है। झूरी के साले को बैलों ने क्यों तंग किया, बैल उसके साथ जाना नहीं चाहते थे, उसने बैलों को पीटा था, बैल उसे पराया मान रहे थे, उसने बैलों को अपमानित किया था क्योंकि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, झूरी के पास ही रहना चाहते थे। बैलों को झूरी से क्या शिकायत थी, घास न देने की नहीं, बेचे जाने की, कि क्यों उनको बेचा, बेच देने की। साले से दुर्व्यवहार, अच्छा इसमें घ विकल्प ज्यादा सही है, अपने से दूर करने की, घ। आगे बैल झूरी के साथ कैसा व्यवहार करते थे, स्वामी भक्ति का, अधिकार भाव का, अखंडता का, कामचोरी का, स्वामी भक्ति का। पगिया क्या क्या अर्थ है, पगिया बोलते हैं जो गले में रस्सी बंधी होती है उसको, घ विकल्प सही है। आगे फिर से गद्य के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। गद्य आपको नहीं दिया है लेकिन पार्ट में जो गद्य है यानी कि जो चैप्टर्स आपको दिए उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। तिंगरी का विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था, वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। सालिम अली की मृत्यु के पश्चात भी लेखक को क्या महसूस होता है, वे कभी लौटकर नहीं आएंगे, वे वन्य पशुओं की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौटेंगे। पशुओं की नहीं, पक्षियों की, उन्हें पक्षियों से प्रेम था तो उनको लगता था कि वो शायद मरे नहीं हैं उनकी मृत्यु के पश्चात भी, कि वो पक्षियों की खोज में निकले और जल्दी ही अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ग विकल्प सही है। अब एक पठित पद्यांश दिया है, पढ़ना है और फिर बहुविकल्पीय प्रश्न, वही है ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, सही ऑप्शन को चुनना है। तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरूंगी, ये गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। सिर के ऊपर मोर पंख पहनेगी और गले में गुंजों की माला पहनेगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी, और वो पीले वस्त्र पहनकर पीले अंबर धारण करके वन में गायों और ग्वालों के साथ फिरेंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, और कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए हम तुम्हारे कहे हुए सब स्वांग करेंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन जो मुरलीधर के होंठों से लगी हुई मुरली है वो उसको अपने होंठों से नहीं लगाएंगी।
काननी दे अंगूरी, कान में वो उंगली रख लेंगी। रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मुरली की धुन जब मंद बजेंगी तो वे अपने कानों में उंगली डाल लेंगी। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। भले ही उनकी मोहिनी तान सुनकर, मधुर धुन को सुनकर जो गाय हैं वो भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, लेकिन वो उसकी वो कानों में उंगली डाल लेंगी और उसे नहीं सुनेंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझे है। मायरी व मुख की मुस्कानी, संभरी न जेहे न जेहे न जेहे। लेकिन उन्हें ये भी डर है, जैसा जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, कि कृष्ण की मुरली की धुन को सुनकर वो खुद की मुस्कान को वो उनसे संभाली नहीं जाएगी और सबको पता लग जाएगा कि वो कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी हुई है। चलिए प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश के कवि व पाठ का नाम लिखिए। ये एक सवैया पाठ से है जिसे लिखा है रसखान जी ने। लकुटी का क्या अर्थ है? लकुटी मतलब लाठी। अधरान धरी अधरान धरूंगी, पंक्ति किसके संबंध में कौन कह रहा है? ग्वाल कान्हा की गायों के बारे में, गोपियां कान्हा की मुरली के संबंध में कह रही हैं। स्वांग का अर्थ होगा स्वांग पढ़ना, स्वांग का अर्थ होगा नाटक करना। उपयुक्त पद्यांश की भाषा है, ये लिखा गया ब्रज भाषा में। चलिए अभी आपके जो पाठ है उनमें जो पोयम्स हैं, पद्य है, उनके आधार पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं। कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ है? मंदिर में, मस्जिद में, वो सर्वव्यापक है, हर जगह है। ग विकल्प सही है। कवित्री के अनुसार कच्चे धागे किसका प्रतीक है? कमजोर धागों का, मनुष्य के कर्मों का, कच्ची डोर का, कमजोर और नाशवान सहारे का। ग विकल्प सही है। अब कुछ वर्णात्मक प्रश्न है, इनके प्रॉपर आंसर्स ही हम लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आज की उपभोक्तावाद संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को बहुत प्रभावित कर रही है। हम नए नए उत्पादों के विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारे दैनिक जीवन में उथल पुथल मचा दी है। हम उत्पादनों के गुलाम बनते जा रहे हैं। अब वस्तुएं आवश्यकता को देखकर नहीं बल्कि हैसियत को देखकर ली जाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटने का क्या कारण सोचा? पाठ के आधार पर लिखिए। उन्होंने कहा कि वो किसी सख्त चट्टान को उन्होंने ठोकर मारी होगी, इसीलिए उनका जूता जो है वो फट गया है। वो चट्टान से बचकर नहीं निकले, उसको ठोकर मारकर निकले। मतलब है कि समाज की जो कुरीतियां हैं वो उससे जूझते रहे, उनसे बचने का उन्होंने प्रयत्न नहीं किया। जीवन कष्ट में व्यतीत किया पर समाज से संघर्ष करते रहे। आगे, मेरे बचपन के दिन पाठ में बापू ने लेखिका की कौन सी वस्तु मांग ली और क्यों? तो उन्होंने लेखिका से चांदी का कटोरा, जिसे लेखिका ने काव्य पाठ में पुरस्कार रूप में जीता था, उसे बापू ने असहयोग आंदोलन के लिए मांग लिया और लेखिका ने दे भी दिया। आगे, सांवले सपने की याद। पाठ के नायक सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर कैसे उभरे हैं? तो सांवले सपने की याद के जो पाठ के नायक है सालिम अली, वो प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे, क्योंकि उन्होंने खुद को किसी सीमा में कैद नहीं किया था। इसका मतलब है कि वे प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा करने के बाद संतुष्ट नहीं हुए थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। ओके, रिवाइज कर लेते हैं कैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। तो जो हम विज्ञापनों में, एडवर्टीजमेंट में देखते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं, भले ही उस चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है। हमारे दैनिक जीवन में इससे उथल पुथल मच गई है, हम उत्पादनों के गुलाम हो गए हैं। ज़रूरत है या नहीं उससे चीज़ें अब नहीं खरीदी जा रही है, सिर्फ हैसियत को देखकर खरीदी जा रही है। प्रेमचंद के जूते का फटने का कारण लेखक ने बताया है कि उन्होंने किसी सख्त चट्टान को ठोकर मारी है, वो चट्टान से बचकर नहीं निकले, जिसका मतलब ये है कि जो समाज की कुरीतियां हैं उससे उन्होंने बचने का प्रयास नहीं किया, उससे वो जूझते रहे। जीवन भले ही उनका कष्ट में बीता, लेकिन वो समाज के संघर्षों से लड़ते रहे। मेरे बचपन के दिन पाठ में बापू ने लेखिका से उनके चांदी का कटोरा मांगा था अपने असहयोग आंदोलन के लिए, जो लेखिका को काव्य पाठ करने पर मिला था, और लेखिका ने बापू को वो कटोरा दे भी दिया था। लेकिन उनको दुख हुआ कि कोई कविता उनसे
गांधी जी ने नहीं सुनी। आगे, सांवले सपनों की याद में जो नायक है सालिम अली, वो सिर्फ एक टापू बनकर नहीं उभरे, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जानकारी थी वो थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने किसी सीमा में अपने आप को कैद नहीं किया, बल्कि असीमित ज्ञान प्राप्त करके वो अथाह सागर बन गए। चलिए अगला प्रश्न। आगे पद्य पर आधारित पोएम्स जो हैं उन पर आधारित प्रश्न है। कवि का कोयल से ईर्ष्या का क्या कारण है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या यानी कि जलन इसीलिए हो रही है क्योंकि कवि कारागार में बंदी का जीवन व्यतीत कर रहा है, जबकि कोयल स्वतंत्र है। वह हरियाली का आनंद ले रही है, खुले आसमान में विचरण कर रही है। कवि का संसार 10 फुट की काल कोठरी में सिमटा हुआ है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं और कवि का रोना भी उसका गुनाह मान लिया जाता है। आगे, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव में चारों ओर मखमली हरियाली और रंगों की लाली छाई हुई है। विविध फसलें लहला रही है। मनमोहक सुगंधों से गांव भरपूर है। रंगीन तितलियां उड़ रही है। चारों ओर रेशमी सौंदर्य छाया हुआ है। सूरज की मीठी भीतिपूर्ण सौंदर्य को और जगमगा रही है, इसलिए गांव की तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। आगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। मेघ रूपी मेहमान के आने पर हवा सनसनाती चलने लगी। हवा से खिड़कियां दरवाजे खुलने लगे। पेड़ झुकने लगे। पीपल जैसे बड़े बड़े पेड़ भी डोलने लगे। बेलें हर्षित हुई, खुश हुई। तालाब में आशा की लहरें उठने लगी। क्षितिज पर बादल गहराने लगे। बिजली चमकने लगी। आगे, आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? तो मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें पढ़ने लिखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को संवार सके। उन्हें खेलने कूदने के उचित अवसर मिलने चाहिए ताकि वे तन मन से स्वस्थ बन सके। उन्हें अपने माता पिता, सगे संबंधियों और आसपास से पूरा प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा होने से उनके व्यक्तित्व का समुचित विकास होगा। रिवाइज कर लेते हैं। कवि को कोयल से ईर्ष्या इसीलिए हो रही है क्योंकि कवि एक काल कोठरी में बंद है। उसका संसार सिर्फ 10 फुट का है और कोयल खुले आसमान में घूम रही है, विचरण कर रही है। यानी कि कवि बंदी का जीवन व्यतीत कर रहा है और कोयल स्वतंत्र है। और जब कवि रोता भी है तो उसका रोना भी गुनाह है, जबकि कोयल के गाने की सब सराहना करते हैं, इसलिए उसे कोयल से ईर्ष्या हो रही है। आगे, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? क्योंकि चारों ओर हरियाली फैली हुई है, रंगों की लाली छाई हुई है, फसलें लहला रही है, सुगंध फैली हुई है, रंगीन तितलियां उड़ रही है, रेशमी सौंदर्य चारों तरफ छाया हुआ है। जो सूरज के सौंदर्य में जो भीतिपूर्ण सौंदर्य है वो और जगमगा रही है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे से उसकी तुलना मरकत डिब्बे से की गई है। मेघ के आने पर वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हुए? जब मेघ आए तो हवा चलने लगी, खिड़की दरवाजे खुलने लगे। जैसे मेहमान के आने पर खिड़की दरवाजे खोलकर लोग देखते हैं। पेड़ झुकने लगे। पीपल जैसे बड़े बड़े पेड़ भी डोलने लगे। बेलें खुश हुई। तालाब में आशा की लहरें उठने लगी क्योंकि पानी ऊपर उठने लगा हवा के कारण। क्षितिज पर बादल गहराने लगे और बिजली चमकने लगी। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? पढ़ने लिखने का मौका देना चाहिए ताकि वो पढ़े लिखे अपने जीवन को संवार सके। उन्हें खेलने कूदने के अवसर देने चाहिए ताकि वो स्वस्थ बने। और उन्हें पूरा प्रेम मिलना चाहिए अपने माता पिता से, आस पड़ोस से, सगे संबंधियों से, जिससे कि उनका अच्छा व्यक्तित्व बने, उसका विकास हो। आगे, पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ में आए पानी की तीव्रता का वर्णन कीजिए और बताइए ऐसे प्रसंगों में आपको क्या क्या करने की प्रेरणा मिलती है। ये थोड़ा सा लेंदी आंसर है, इसमें से कुछ एक पॉइंट्स आप लिख देंगे। तो इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ की तीव्रता का वर्णन करते हुए उसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। ये तरल है, पानी है। इस पाठ में बाढ़ के कारण विनाश का वर्णन किया गया है। बाढ़ के पानी की तीव्रता का वर्णन कैसे किया गया है? बाढ़ के पानी का स्तर लगातार बढ़ता गया और उसने अपनी भयानकता का संकेत दे दिया था। बाढ़ के पानी ने इलाकों को प्रभावित किया और अपने अंदर सबको समा लिया। बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की मौत हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा। बाढ़ के पानी ने चारों ओर विनाश की स्थिति पैदा कर दी। हमें क्या प्रेरणा मिलती है?
बाढ़ जैसी आपदाओं से बचने के लिए तैयारी करनी चाहिए। बाढ़ की खबर मिलने पर जरूरी सामान इकट्ठा कर लेना चाहिए। बाढ़ की जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने की कोशिश करनी चाहिए। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आना चाहिए और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए सरकार और आम जनता को मिलकर काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर लिखिए। तो लेखिका की दादी के घर का माहौल दूसरे घरों से अलग था। उनके घर में लड़की लड़के में भेद नहीं होता था। स्त्रियों का पूरा आदर सम्मान किया जाता था। लेखिका की माँ का भी घर में बहुत मान सम्मान किया जाता था। स्वयं दादी ने अपनी पतोहू के गर्भवती होने पर लड़की होने की कामना सभी के सामने कर दी थी। परिवार में साहित्यिक माहौल भी था। लेखिका की माँ पुस्तकें पढ़ने, साहित्य पढ़ने, संगीत सुनने, चर्चा करने में अपना अधिकतर समय बिताती थी, व्यतीत करती थी। आगे है, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? रीढ़ की हड्डी पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो रामस्वरूप अपनी बेटी को बीए पढ़ाता है। वह उसे उच्च शिक्षा दिलवाना अपना पवित्र कर्तव्य मानता है, परंतु जब उसके विवाह का समय आता है तो समाज की पिछड़ी मनोभावना का वो उसे शिकार होना पड़ता है, क्योंकि लोग शिक्षित को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। शिक्षित लड़के तथा सास ससुर को ऐसा लगता है कि पढ़ी लिखी लड़की वह उनके नियंत्रण में नहीं रहेगी। वह बात बात पर नखरे करेगी, विरोध करेगी, प्रश्न करेगी और उन्हें चुनौती देगी। वे इस बात को बिल्कुल सहन नहीं करना चाहते, इसीलिए वे कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। इस कारण रामस्वरूप और उमा की स्थिति विचित्र हो जाती है। उन्हें विवाह के लिए उमा की उच्च शिक्षा को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलिए आगे है, निम्न में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखिए। जीवन में व्यायाम का महत्व, देश में बढ़ता भ्रष्टाचार, परोपकार। किसी भी एक पर आप लिख सकते हैं। कुछ संकेत बिंदु आपको दिए हैं। शरीर और मन की स्वस्थता, व्यायाम, आसन, प्राणायाम के बारे में इसमें आप लिखेंगे। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार। भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है, क्या कारण है, कैसे स्वरूप होते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। परोपकार का क्या अर्थ है, क्या इससे लाभ होते हैं। कुछ परोपकारी व्यक्तियों के उदाहरण आप देंगे, ये आप कर लेंगे खुद से। आगे है, आपके शहर में सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में जिला अधिकारी को पत्र लिखकर अवगत कराते हुए समस्या से मुक्ति दिलाने का अनुरोध कीजिए। आपके शहर में जगह जगह पर गड्ढे हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं, लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। अब आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखना है इस बारे में बताने के लिए, अवगत कराने के लिए, और रिक्वेस्ट करनी है कि इससे हमें मुक्ति दिलाई जाए। इस तरह से आप लिखेंगे। सेवा में जिला अधिकारी महोदय, जिले का नाम लिखेंगे, जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन के बाद यहाँ दिनांक भी आएगी, वो रह गई है इसमें, दिनांक। फिर विषय, सड़कों की खराब स्थिति के समाधान हेतु अनुरोध। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे शहर की सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है। जगह जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। विशेषकर यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, किसी एक जगह का नाम आप लिख देंगे, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ये आपने समस्या बता दी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि अति शीघ्र सड़क की मरम्मत करवाई जाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। आपकी त्वरित कार्रवाई, जल्दी की गई कार्रवाई के लिए हम आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय। नीचे आपका नाम। ओके। इसके और में है, छोटे भाई को पत्र लिखकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित योगाभ्यास करने का सुझाव दीजिए। इस तरह से आप लिखेंगे। पहले पता लिखेंगे अपना, उसके बाद एक लाइन के बाद दिनांक, इसमें विषय नहीं आता है। एक लाइन के बाद प्रिय, अपने भाई का नाम, प्रिय मोहन, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूँ। नियमित योगा अभ्यास हमारे शरीर और मन के लिए बहुत लाभदायक होता है। यह न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम करता है। तुम्हें प्रतिदिन प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ेगी, तुम अपना अध्ययन में मन लगा पाओगे, अध्ययन में भी अच्छा
प्रदर्शन कर सकोगे। आशा है कि तुम मेरी सलाह को अपनाओगे। अपना ध्यान रखना। तुम्हारा भाई, और नीचे आपका नाम। उसके बाद है परिश्रम का महत्व शीर्षक पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखनी है। 80 से 100 काफ़ी कम शब्द है। कितने नंबर का प्रश्न है? अच्छा, 5 का ही है। एक छोटी सी कहानी आपको लिखनी है परिश्रम का महत्व पर। कोई आपने पढ़ी हो वो आप लिख सकते हैं। या फिर राजू एक गरीब किसान का बेटा था। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बावजूद इसके उसने हार नहीं मानी और प्रतिदिन कठोर परिश्रम करता रहा। राजू सुबह खेत में अपने पिता की मदद करता और रात में देर तक पढ़ाई करता। उसकी लगन और मेहनत रंग लाई और उसने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता ही सच्ची कुंजी है जो किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकती है। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। इसके और में है अपने विद्यालय के प्राचार्य principal@yahoo.com को ईमेल पत्र लिखकर छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन कीजिए। इस तरह से आप लिखेंगे टू, जो आपको ईमेल एड्रेस दिया है। सब्जेक्ट छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। माननीय प्राचार्य महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम है, मैं सुनीता कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। लड़के का नाम आएगा। मेरा शैक्षणिक प्रदर्शन सदैव उत्कृष्ट रहा है। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे नंबर मिले हैं और मुझे पिछले वर्षों में भी अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण मेरी शिक्षा में कठिनाइयां आ रही है, अतः मैं विद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहता हूं। यदि मुझे यह सहायता प्राप्त होती है तो मैं अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकूंगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद भवदीय। नीचे आपका नाम। आगे है, आज आपकी अंतिम परीक्षा है। पढ़ाई से चिंता मुक्त होकर आप अपने मित्र के साथ मस्ती से छुट्टियां बिताना चाहते हैं। इस स्थिति पर 60 शब्दों में संवाद लिखिए। छोटा सा ही लिखना है। परीक्षा खत्म हो रही है, चिंता मुक्त आप हो जाएंगे। आप दोस्त से क्या बात करेंगे? तो 2 मित्रों के नाम आप दे देंगे। अमित कहता है, वाह आज आखिरी परीक्षा थी, अब तो मस्ती का समय है। सुमित कहता है, हाँ भाई, अब ना कोई किताब ना कोई तनाव, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बिल्कुल, पहले अच्छी नींद लूंगा, फिर नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे। सही कहा। साथ में फिल्म देखेंगे, खेल खेलेंगे, उसका भी प्लान बनाते हैं। हाँ, यह छुट्टियां मज़ेदार बनानी है। चलो फिर कल मिलते हैं मस्ती के लिए। इसमें सब कुछ वही हो गया, थोड़ा पढ़ाई का भी आप डाल सकते हैं। ठीक है। या फिर विद्यालय में आयोजित होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए हिंदी विभाग के संयोजक की ओर से 80 शब्दों में सूचना तैयार करनी है। एक नोटिस लिखना है। तो सूचना आप इस तरह से लिखते हैं जैसे इंग्लिश में नोटिस लिखते हैं। सबसे पहले तो इसको बॉक्स के अंदर लिखा जाता है और बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं देनी होती, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू बातें नहीं लिखनी है। जो आप जिस बारे में सूचना है वो बताएंगे। जैसे यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता है तो किस क्लास के बच्चों के लिए है, वो कब होगी, अगर जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन्हें क्या करना है, किसे नाम देने हैं, और अगर आप चाहो तो कोई विषय इसमें बता सकते हो। फॉर्मेट ये है, सबसे पहले आपके विद्यालय का नाम आएगा ऊपर बीच में, उसके बाद सेंटर में ही उसके नीचे सूचना आप लिखेंगे। फिर लेफ्ट साइड में दिनांक लिखेंगे इस तरह से, जैसे 19 फरवरी 2025। फिर से सेंटर में जो टॉपिक है, जैसे इसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है तो वाद विवाद प्रतियोगिता। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में आगामी मतलब आने वाली, मान लीजिए 25 फरवरी को एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यहाँ पर दिनांक आप लिखेंगे। यह प्रतियोगिता कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए होगी। इच्छुक छात्र, जो मतलब इच्छा रखते हैं इसमें भाग लेने के लिए, अपना नाम, अगर 25 को प्रतियोगिता है तो आप 22 दे सकते हैं, 22 फरवरी से पहले हिंदी विभाग में दर्ज करवाएं। प्रतियोगिता का विषय है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, वरदान या अभिशाप। कोई और भी टॉपिक अपनी तरफ से आप दे सकते हैं। विजेता छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए हिंदी विभाग से संपर्क करें। हिंदी विभाग संयोजक, नीचे आपका नाम। ओके। कक्षा के लिए, किस कक्षा के लिए कब होनी है, आप चाहो तो कहाँ होनी है वो भी बता सकते हैं। फिर अंतिम तिथि, कहाँ पर नाम दर्ज कराने हैं, टॉपिक आप बता देंगे और एक लाइन ये ऐड कर दीजिए, जो विजेता रहेगा उसको क्या मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था
9वीं कक्षा हिंदी का एक सैम्पल पेपर। उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।